नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा। जहां ये चुनावी महासमर है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, क्योंकि एक ऐसा मुकाबला अब होने वाला है, नई सरकार हमारे देश को मिलने वाली है। तो इस महामुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी पर हम नजर रखेंगे चुनावी कमेंट्री बॉक्स से। दोनों टीमें यहां पर तैयार हैं और दोनों टीमों के कप्तान, बीजेपी के कप्तान मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस के कप्तान राशिद अलवी यहां मौजूद हैं इस सुपरहिट मुकाबले के लिए। चुनावी स्टेडियम से मैं संजय शर्मा आप तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चुनावी मुकाबले में अभी कुछ दिन शेष हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ये सुपरहिट मुकाबला है। वोटरों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए तमाम दर्शक यहां पर मौजूद हैं। दर्शकों के मुद्दों की, वोटरों के मुद्दों की गुगली पर दोनों टीमें किस तरह के चौके छक्के लगाती हैं, इसका सब लोगों को इंतजार है। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे ग्राउंड पर, जहां दोनों टीमें आमने सामने हैं चुनावी महाभारत की तैयारी में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से अपने तरह का ये अबूझ मुकाबला तो नहीं है, लेकिन जनादेश को लेकर 80 करोड़ लोग, 80 भी ना कहें इस बार, 81 करोड़ 29 लाख वोटर। आजादी के बाद पहला मौका है। जो पहला वोट पड़ा था इस देश में, उस वक्त सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे और आज 80 करोड़ से ज्यादा वोटर। दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इस देश का भविष्य भी तय करना है और इस देश को किस पटरी पर तोड़ना है वह भी इन्हें शायद तय करना है, नीतियों के माध्यम से और शायद आने वाले वक्त में जिस बात का जिक्र हर कोई कर रहा है, गवर्नेंस के जरिए। दो टीमें हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे आप आएं और हम लोग शुरुआत करें। कप्तान के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के और राशिद अली साहब आप अपनी टीम के साथ आइए। दो टीमें हैं और खास तौर से 3 जजेस भी हमारे साथ हैं। हम अपने जजेस के नाम का जिक्र कर दें। शशि शेखर जी, हिंदुस्तान के संपादक, राम कृपाल सिंह जी जो कि नवभारत टाइम्स के संपादक, और नलिनी सिंह जी जो खास तौर से यहां मौजूद हैं। शुरुआत राष्ट्रगीत से। तो आइए, माता की सुपरहिट मुकाबला। आइए अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं और ये खास तौर से 2 चीजें बात कर ली जाए। इस देश में जितने मुद्दे हैं और उस सब पे चर्चा होगी। इतना ही नहीं, चर्चा के अलावे जनता हमारे साथ है जो अपने मुद्दों को सामने रखेगी और जवाब जरूर मांगेगी। शुरुआत हम करेंगे, उससे पहले 2 चीज और साफ कर दे। 10 मुद्दे होंगे, नियम कायदे हम आपको तुरंत बतलाते हैं और तुरंत लौटते हैं। तो दुनिया की नजर भारत के चुनाव पर है और आज तक की नजर इस सुपरहिट मुकाबले के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की है। हर मुद्दे को लेकर कौन क्या किस रूप में सोचता है, लेकिन अंदाज बिल्कुल मुकाबले वाला है। दोनों कप्तान को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के कप्तान के तौर पर यहां मौजूद हैं और राशिद अलवी साहब कांग्रेस के कप्तान के तौर पर। राशिद साहब आइए, हम लोग जरा टॉस कर लें जिससे पता चले कि शुरुआत। ये सिक्का है भारत का और ये सिक्का हम लोग रखेंगे 16 मई को। जो स्थिति बनेगी इस देश में जनादेश की, उसे दिया जाएगा। कौन बोलेंगे? बोलिए आप। हेड। यहां तो कांग्रेस जीत गई, टेल आ गया। देखा आपने, सिर्फ इसलिए ही जीते हैं अभी आप। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बताइए राशिद साहब, आपको चूज करना है कि पहले आप बोलना चाहेंगे या मौका पहले बीजेपी को देंगे? मैं पहले बीजेपी को दूंगा, आप बोलिए फिर हम जवाब देंगे।
नहीं, ये तो आपके कप्तानों ने देख लिया। बीजेपी तो हर ईमानदारी पे शुबा करती है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल मुख्तारबाज नकवी साहब, वोट क्यों दिए जाएं आपको? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पतन के साथ साथ नैतिक पतन का भी गवाह बनेगा। हम नैतिक पतन इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो 10 सालों की इनकी उपलब्धियों के नाम पर ऊसर और ऊसर पर नाकामियों का नगाड़ा बजा रहे हैं। इसलिए आज अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, चौतरफा भ्रष्टाचार है, जनधन की लूट है, तो उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो 10 सालों का उनका कुशासन। और निश्चित तौर से आज लोग बदलाव चाहते हैं, देश बदलाव की करवट ले रहा है। आज देश के सामने एक मजबूत विकल्प, वो विकल्प नरेंद्र मोदी जी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। और ये बता दें, घड़ी हम यहाँ पर रोक रहे हैं, ये पूरा इन्होंने लगभग 55 सेकंड का वक्त लिया है। घड़ी चलने में 25 सेकंड की देरी हुई थी, लेकिन अब राशिद साहब आपको हम चाहेंगे और 1 मिनट की घड़ी हम शुरू करते हैं। 1 मिनट में अपनी बात आपको कहनी है, क्योंकि लगातार 10 बरस और उसके बाद एक बार फिर आपको वोट क्यों दिए जाएं, हम चाहेंगे पहले घड़ी आ जाए। देखिए, हमें वोट चाहिए पिछले 10 साल के अंदर जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसे लेकर हम जाएंगे, और साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी देश को दिखाना चाहते हैं। अगर इनके हाथ में सत्ता आई तो इस देश का क्या होगा? एक तरफ हमारे काम है, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, भ्रष्टाचार से लड़ने का सबसे जबरदस्त हथियार, चाहे नरेगा हो, चाहे किसानों का कर्जा हो जो हमने माफ किया, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू फूड हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने किए पिछले 10 सालों में। दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। वो ही सारे मुद्दे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो इनके मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनके करने और कथनी में इतना अंतर है। जिस राम मंदिर को लेकर सारे देश के अंदर आग और खून के अंदर डुबो दिया था, आज कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से तय होगा। ये इनके करने और कथनी का वक्त आपका खत्म हुआ। एक ने कटघरे में खड़ा किया, दूसरे ने उपलब्धियों का बखान किया। हमने इसमें खास तौर से मौका दिया है कि जो बातें छूट गई हो और जिस मुद्दे में आए, कप्तान की तरफ से 3 नाम और दिए गए हैं कि अगर वो कहें। विजय गोयल जी, एक आपका नाम है, हम चाहेंगे आप अपने, हाँ बैठे बैठे भी कह सकते हैं आप, क्यों वोट दिया जाए? यूपीए और कांग्रेस की टीम को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने देश के विकास के लिए जो रन बनाने थे वो रन नहीं बना पाए जी। पूरा देश निराशा के अंदर डूबा हुआ है जी। आप युवा वर्ग को देख लीजिए, युवा वर्ग के पास जॉब नहीं थी। आपने वायदे किए थे कि हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे, यहाँ पर मनमोहन सिंह जी जब आए थे, किन्हीं लोगों को रोजगार नहीं मिला, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, अनएम्प्लॉयड लोग रहे, उनको आगे देश के अंदर विकास दिखाई नहीं देता, इसलिए युवा निराश है। महिलाएं इसलिए निराश हैं कि उनकी रसोई जो है वो महंगी हो गई है जी, घर का गुजारा करना जरूरी है। आम आदमी इसलिए परेशान है कि भ्रष्टाचार के अंदर पूरा देश डूब गया। 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ गेम्स, 1,76,76 हजार करोड़ के आप लोगों के जमाने में घोटाले हुए। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं रह गई। किसान इसलिए परेशान क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको जो सब्सिडी थी वो आपने नहीं दी। मजदूर इसने परेशान कि उसको मिनिमम वेज ठीक तरह से नहीं मिल रही। आपकी मनरेगा की स्कीमें तो भ्रष्टाचार के अंदर डूब गई। आपकी राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड केवल कागजों पर रह गई। उसके लिए राइट टू एजुकेशन, उसके लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं दिया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप देख लीजिए राशिद साहब, उसने साफ बता दिया है कि 50 साल के अंदर मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आपने कुछ नहीं किया, उनको अनपढ़ और अशिक्षित रखा। इसीलिए आपको वोट नहीं देने चाहिए। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनकर जो विकास करेंगे पूरे देश के अंदर, उस विकास को लोग आज चाहते हैं, गुजरात मॉडल चाहते हैं, ताकि देश का विकास वैसा ही हो जैसी डेवलपमेंट वहां हुई वैसी पूरे देश के अंदर। वक्त आपका यहाँ खत्म हो रहा है। बहुत एक बात बहुत साफ आ रही है, बीजेपी लगातार कप्तान ने और उनके साथी ने नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर किया है और पूरी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, एनडीए की सरकार रही और एनडीए की सरकार के बाद यूपीए 1 आई। यूपीए 1 के अच्छे काम पे जो बार बार मेरे सहयोगी बीजेपी के कह रहे 10 साल की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर यूपीए की सरकार कुछ नहीं करती,
केवल एनडीए की तरह इंडिया शाइनिंग का नारा देके रह जाती तो यूपीए 2 नहीं आती। पहली बात ये साफ करनी थी। और जो बार बार ये कह रहे हैं, जब एनडीए की सरकार गिरी थी, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो गुजरात राइट्स हुए उस पर मैं चुप रहा, मैंने मोदी के खिलाफ एक्शन लेना था, इसलिए मेरी सरकार गिर गई, क्योंकि मैंने मोदी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। आज उसी मोदी जिसने सांप्रदायिकता के नाम पे इस देश को तोड़ दिया, जिसने सांप्रदायिकता का जहर इस देश में फैलाया, आज वो इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। तो क्या ये देश एक ऐसे व्यक्ति को सहन करेगा जो सांप्रदायिकता फैलाता है, जिसके सहयोगी होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी जो बयान दिया, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? वसुंधरा राजे जो बयान क्या किसी से छुपा हुआ है? तो क्या ऐसे व्यक्ति राजनीतिक तौर पर देखिए लोगों को कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान खत्म हो गया। एक मिनट, हमें लगता है थोड़ा सा हम लोग और दूसरी एक आग्रह है, हमें लग रहा है कि ये मैच में संयोग से बराबर वक्त दिया जाएगा। बिल्कुल। और जितने भी यॉर्कर फेंकने हैं, जैसी गेंद फेंकनी है फेंकिए, बाउंसर फेंकिए, लेकिन थोड़ा सा फेंकने दीजिए, माने बीच में ही आ गए तो नो बॉल तो वही हो जाएगा ना। गलत नहीं सुनना चाहते, सही सुनने की ताकत नहीं रखते हैं आप लोग, सच सुनने की ताकत नहीं रखते। हम इसमें एक नियम और बता दें कि एक मिनट एक चीज और हम बता दे रहे हैं। देखिए हमारे 3 मेहमान जो बैठे हुए हैं, हम इसमें एक मौका और देंगे कि ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है, इस पे भी नंबर्स उनकी तरफ से भी आएंगे। ये भी नंबर है सरदार जी। कांग्रेस की तरफ से इन्होंने बोला, पहले तो इन्होंने सरासर झूठ बोला अटल जी के नाम पर। शायद इन लोगों के पास वो वीडियो क्लिपिंग भी नहीं है जो YouTube में है, जरा देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा अटल जी ने क्या बोला था। दूसरी बात, जो कांग्रेस के अंदर इस समय जो घबराहट है, उसका कारण सीधा सीधा है। इनको याद है कि 2004 में जब हमने इनको सरकार ये हमारे से ली थी, तो इनके ही चिदम्बरम साहब, जो अभी मैदान से भाग गए हैं क्रिकेट फील्ड से, चुनावी क्रिकेट फील्ड से, उन्होंने खुद खड़े होकर इकोनॉमिक सर्वे बोला था और कहा था ये रोबस्ट इकोनॉमी किसी भी सरकार को मिले, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जो हमने इनको दिया था 8.4% जीडीपी उस साल की ग्रोथ रेट थी, उसके बाद हमने दिया, और आज जब 10 साल बाद ये जा रहे हैं, जहां पे इन्होंने हमें पहले दिया था 4.5 पे, आज ये 4.6 पे उस जीडीपी को ले आए हैं। जो इनका फिस्कल डेफिसिट है, इनका जो फिस्कल डेफिसिट है, इन लोगों ने वायदा किया था इस देश को कि हम 2% पे लेकर आएंगे, मगर आज दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 1,20,000 करोड़ का मैं फर्टिलाइजर और बाकी सब्सिडीज जोड़ दूं तो इनका फिस्कल डेफिसिट 6 पे चला जाता है। इसलिए टाइम हो गया सर। हमें राशिद साहब जब हम राशिद साहब इसमें हमने इसमें हमने एक व्यवस्था की है, के साथ बोलूंगा अभी बेहतर होगा कि अपने ये व्यवस्था यही किया गया है कि जो हर इशू पे जो हम आएंगे, और ये मैच ये है क्योंकि इस देश के लोग पहली बार जानना चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को विस्तार दीजिए। बिल्कुल, हम लोग इस स्थिति में ना आ जाए कि अपनी पॉलिसी को विस्तार ना दे सकें। 11 था कि 99 था, इसमें आपने लिखा डबल डिजिट था। क्यों वोट दिया जाए? क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि 10 बरस के बाद आप नैतिक तौर पर वोट मांगने की स्थिति में हैं? कांग्रेस को इसलिए वोट दिया जाए, देश की जनता ने 1947 के बाद 62 का वार देखा, 65 का वार देखा, 71 का वार देखा। देश किस गति से बढ़ करके आज विश्व स्तरीय पर एक अपना सक्षम बना करके आज दुनिया को जो पैगाम दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आई तब यहाँ पर धार्मिक उन्माद लेकर आई, मंदिर और मस्जिद की बात किया, 370 धारा की बात किया। आज 370 धारा ये हटाना की बात करते थे, आज उस पर समीक्षा करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो भी बातें हैं वो खोखली है, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाली है। कांग्रेस एक विकास की पार्टी है, सबकी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को लेकर के देश में आगे आना चाहती है और देश को बढ़ाना चाहती है। ये देश विभिन्नताओं में एकता का देश है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न खान पान पहनावा और रहन चाल चलन के लोग रहते हैं, सबको लेकर चलना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मुखौटा लेकर के आती है, जब अडवाणी जी आए थे रथ घुमा करके तमाम देश के
कस्बे में जाकर के आम माताएं बहने का सोना गहना, नाक का नथिया उतार करके राम मंदिर नहीं बनाए और पूरे देश को, जनता को उन्माद में धर्म के नाम पर बांटा, जिससे हमारी देश की विकास रुकी। आज 10 साल में हमने जो प्रगति लाए हैं वो देश दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक मुखौटा मोदी को लेकर के और धार्मिक उन्माद लाना चाहती है, इसलिए देश की जनता कांग्रेस को वोट करे। अयोध्या पे लौटे हैं उपलब्धियों का ताना बाना बुनते हुए सीधे कटघरे में। आपकी तरफ से पिंकी का नाम दिया गया है जी। सबसे कभी भाषा का प्रयोग नहीं है किया जाए। विदेशों में भी लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है। बाबरी मस्जिद किया, बाबरी मस्जिद ढाया, आज फिर चाहती है। हमें लग रहा है, हमें एक चीज और लग रहा है। राजेंद्र ने कहा, उसको राहुल गांधी जी ने ठीक नहीं ठहराया। उनने राहुल जी ने उसको ठीक नहीं ठहराया। वसुंधरा जी की भाषा पे लगाम डलवाइए। हमारे दोनों टीमों के कप्तान को हमने बुलाया। अमित शाह के शब्द है, राणा के शब्द है। किसका हमारी टीम देखिए एकदम घोटालों का तो रिकॉर्ड है। अब आप अपनी टीम को संभालिए बस। हमारी टीम है, अगर कोई एतराज करना है तो आप हम एक चीज और बता दें हम आप लोग को, इस पूरे जो गेम है इसमें जो सब इश्यूज आप उठा रहे हैं उन्हीं इशू पे हम कैटेगरली आने वाले हैं और उस पे हमारे जजेस बैठे हुए हैं जो 3 संपादक हैं जो बताएंगे कि किस मिजाज में। अगर आप बात कर रहे हैं कि वो बांटने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है अगर नहीं कहना चाहिए तो फिलहाल हमारे लिए चुनाव आयोग भी यही है, सब कुछ यही है, ये देखेंगे इसको। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इस नजरिए से एग्जैक्टली अपील। आपकी पार्टी बहुत सेकुलर है। पूरे देश ने देखा कि आपका सियासी सेकुलरिज्म बुखारी साहब की चौखट पे दम तोड़ रहा है। आपका सेकुलरिज्म जो है वो आपके सेकुलरिज्म, हमारे लिए सेकुलरिज्म भी मुद्दा है। हमको लगता है इसलिए जो है आप अगर सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से बात निकलेगी तो फिर दूर से लग जाएगी। इसलिए सीधे सीधे बात होने दीजिए। एक नकवी साहब ने जो कुछ कहा शायद आप लोग भूल रहे हैं, 2004 में इन्हीं इमाम साहब ने आपको सपोर्ट किया था, बीजेपी को आपकी हिमायत की थी। नहीं गलत अपनी अपनी बात राशिद साहब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अछूत पार्टी नहीं है, अनटचेबल नहीं है, यही मुद्दे आने वाले हैं, आपको मौका मिलने वाला है। नकवी साहब आपकी तरफ से जो तीसरा नाम दिया गया पिंकी आनंद जी का दिया गया। पिंकी आनंद जी क्यों वोट दिया जाए? और हमें लगता है ये देश इसलिए देख रहा है क्योंकि पार्टी के भीतर एक विस्तार आया है कि समूचे देश को वो पार्टी अपने तरीके से किस रूप में समझती है, देश अब ये जानना चाहता है। विविधता है, हर कोई जानता है, संस्कृति हर 2 पक्ष पे बदलती है, हर कोई जानता है। इसलिए आप अपनी बात एक विस्तार देकर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक एक मकसद है, जहाँ तक एक ऑब्जेक्टिव है, एक ही है, वो है ग्रोथ, वो है डेवलपमेंट, वो है हर एक जो वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, इस देश का जो है यूथ है, चाहे महिला है, चाहे अल्पसंख्यक है, कोई भी व्यक्ति है, उसका विकास, सबका विकास सबके साथ, ये एक मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। अगर आप सोचें कि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध क्या बात है, उसके सामने एक ही मुझे शेर याद आता है, जो सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान कैसा क्यों है। ये 10 साल की जो यूपी की सरकार रही है, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन 5% से 11% हो गया, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है -2%, -0.2% पे आ गई है। बाकी सारे आंकड़े दिखाते हैं आपको। आज की तारीख में जो यूथ है, आज का 16 करोड़ युवक है जो वोट करने जा रहा है पहली बार, इस 81 जो आपने नंबर बताया पूरे वोटर्स का। इस सिचुएशन में सिर्फ हमको आगे जाना है, अपने देश को एक जगह पूरे संसार में उस प्रकार से देनी है जो उसकी ड्यू है, जो उसकी एंटाइटलमेंट है, और इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से यूपी ने उसको नकार कर पीछे डाल दिया है। सिर्फ एक सांप्रदायिकता का ये ढोंग जो रखते हैं और एक कहानी लेकर आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ग्रेट। 545 लोग बैठेंगे संसद में, वहां जो कुछ होता है पूरा देश देखता है। हम लोग सिर्फ 22 लोग यहां पर बैठे हैं। हालांकि आपकी एक कुर्सी खाली है, 10 ही खिलाड़ी है आपके साथ। एक आपकी तरफ से जो एक
शख्स हैं, कौन कहेंगे? नदीम साहब। नदीम। बड़ी विनम्रता से 2-3 बातें इसमें ऐड करनी है। पिछले इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मॉडल को और गुजरात के डेवलपमेंट को नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर देश में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात एक ख्वाब है, उस ख्वाब को हम पूरे देश में बेचेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान का जो प्लानिंग कमीशन कहता है, वो ये कहता है कि गुजरात देश में 12वें स्थान पर है डेवलपमेंट में ओवरऑल। गुजरात से बेहतर राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे रहे जो कांग्रेस शासित राज्य है। और जब ये डेवलपमेंट मॉडल न केवल हमने बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों ने भी जब इस पर गंभीर सवाल उठाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में सांप्रदायिकता के आधार पर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रही है। यानी जो कोर आइडिया है भारतीय जनता पार्टी का, विचारधारा के स्तर पर गोलवालकर की सोच के साथ बंटवारे की राजनीति का, उस आधार पर वो राजनीति करना चाहते हैं। तो हम जो सवाल उठा रहे हैं आज, वो ये उठा रहे हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल हो, किस तरह का मॉडल हो, डेवलपमेंट किस तरह से होगा। कांग्रेस के राज्य में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, सबको इकट्ठा करके जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो होगा, या गुजरात का जो मॉडल है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके ऊपर ले जाने का मॉडल है। मैं समझता हूं विचार के स्तर पर 2 तरह की लड़ाई है, डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर भी लड़ाई है और विचारधारा पर भी लड़ाई है। ठीक है, अपनी अपनी बात दोनों तरफ से कही गई है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम एक एक कमेंट चाहेंगे अपने जजस से। रामकृपाल जी, क्या ये दौर राजनीतिक दलों के तर्कों के आश्रय देश समझ रहा है या काम के आश्रय समझ रहा है? आपकी राय? देखिए, अभी तक जो सुनने में मुझे आया है और इसके पहले भी जो आता रहा है, एक दुख की बात यह है कि आने वाले कल के लिए बीते हुए कल को मोहरा बना के लड़ाई लड़ी जा रही है। आप पूरी इस बहस में अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ आया है कि हम इस पर करेंगे, वरना 1984 से लेकर के 1984, 1990 और 2002 जी, ये 3 सालों क्या ढिढोरा पीट करके लड़ाई लड़ी जा रही है। कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे, आज जबकि मैनिफेस्टो जारी हुआ है, एक स्पेसिफिक बात कि हम आने वाले भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसको निपटने के लिए यूपीए या एनडीए के पास क्या क्या ठोस चीजें हैं, इस पर अगर बात होती तो अच्छा होता। नलिनी सिंह जी, ऐसा है क्या नहीं, हम आपसे दूसरा सवाल कर रहे हैं, हमारे ये नहीं था। क्या इस दौर में नेताओं का जनता के बीच जाना कम हो गया है, इसीलिए मीडिया की उपयोगिता, मीडिया की जरूरत, मीडिया का प्रभाव बढ़ा, यही वजह है या कुछ और है? पहले तो बस ये लगता है कि जो अभी जो बीता है तो कांप जाती है रूह, क्योंकि ऐसा लगता है कि आने वाली संसद की एक शक्ल दिख गई, एक खिड़की खुल गई कि ऐसा ही होगा हमारा पार्लियामेंट 16 जो लोकसभा होने जा रही है। हम इस पे आएंगे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जी हाँ, अभी तो शुरुआत भी नहीं है, मुठभेड़। दूसरा जो आपने कहा कि क्यों जनता के बीच नहीं जा रहे, मुझे लगता है कि उसका आज अभी मुझे इसका ज्ञान हो गया कि क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि अब मैं पहले कांग्रेस का बोलूं, बहुत छोटा सत्तारूढ़ हो करके मीडिया का प्रभाव क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो चुके हैं और जो जनता है वो सिर्फ नकारात्मक चीजें नहीं सुनना चाहती है। दोनों पक्ष बहुत नकारात्मक है, सत्तारूढ़ पक्ष को तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, शशि शेखर जी, हमने यहाँ पर 2 पार्टियां रखी हैं लेकिन 2 चेहरे भी रखे हैं। क्या ये दौर एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील हो रहा है? क्या ये बड़ी पुरानी बहस है और हमेशा ये होता रहा है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। मुझे लगता नहीं ऐसा। हर चुनाव संसार में अगर पार्टियां लड़ती हैं तो पार्टियों का भी एक चेहरा होता है, वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो कोई जड़ चीज़ है। तो अगर यहाँ भी कुछ चेहरे सामने रख के लड़े जा रहे हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने साथियों की बात को बढ़ाना चाहूँगा। नेशनल टेलीविज़न चैनल पर देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के पुरोधा यहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि वो इसी तरीके की बात करते हैं तो देश में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। मैं चाहूँगा, बड़ी विनम्रता से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, गेम्स के रूल को फॉलो कीजिए और उन 16 करोड़ लोगों पर दया कीजिए जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। अतीत को भविष्य नहीं बनाया जा सकता इस देश में। ठीक है, आज तक के ग्राउंड पर बीजेपी और कांग्रेस का ये सुपरहिट मुकाबला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के राशिद अल्वी कैप्टन ने टॉस जीता और बीजेपी के कैप्टन मुख्तार अब्बास नकवी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा, नदीम जावेद ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन बीजेपी की तरफ से विजय गोयल, आरती मेहरा, कैप्टन अभिमन्यु ने लगातार
ये कोशिश की कि वो इन गेंदों को अच्छी तरह से खेलें और जबरदस्त कई सारे शॉट्स भी लगाए। तो सुपरहिट मुकाबला आज तक पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी है। पावर प्ले का दौर खत्म हो चुका है। लोगों ने अपील भी की है, खिलाड़ियों ने, लेकिन दर्शक सबसे ज्यादा मस्ती ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सुपरहिट मुकाबले को आगे बढ़ा रही है वो ये है कि अब मुद्दों पर आधारित पावर प्ले खत्म हो चुका। अब तमाम फील्डर किनारे किनारे होंगे और इसके साथ ही मैं लिए चलता हूं आपको ग्राउंड में, जहां पुण्य प्रसून वाजपेयी और तीनों अंपायर हमारे पैनी निगाह है उनकी कि आखिर कहीं कोई लोचा ना हो। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के पास चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग मैदान पे आ गए और हमारे साथ 3 खास, इस वक्त जूरी जो है 3 बैठे हुए हैं, 3 संपादक। और इस पे बता दें, हर सवाल आएगा और हर सवाल पे दोनों को बोलने का मौका दिया जाएगा। जनता की नब्ज रसोई में जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है, धड़कने लगती है। वो अपनी जेब देखता है, बाजार जाता है, सामान खरीदता है, फिर लौटता है, फिर हाँफने लगता है। क्या है ये पूरा खेल? और इसलिए पहला मुद्दा महंगाई का। राशिद साहब, सरकार आपकी बीते 10 वर्ष से, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर आकर परिस्थितियां टिक गई हैं जहां महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है। इस चुनाव के मद्देनजर आपके पास वो कौन से उपाय हैं जिससे आप कहें जी नहीं, महंगाई नहीं? जो एनडीए सरकार थी, जब उनकी इकोनॉमी थी, तब उन्होंने 400 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर बनाई थी इकोनॉमी। तब इन्हें इंडिया शाइनिंग दिख रही थी। हमने उस 600 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 1.9 बिलियन डॉलर बना दिया है। जब ऐसी स्थिति होती है और जब इतनी अद्भुत डेवलपमेंट होती है किसी भी देश में, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ महंगाई उसके साथ आती है। लेकिन साथ साथ इस महंगाई को हमने कैसे रोका है? आज की तारीख में ये महंगाई में होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% हो गया है। कोर इन्फ्लेशन 3% हो गया है। फूड इन्फ्लेशन 6.2% हो गया है। याद रखिए कि साथ साथ हमने हमारे किसान भाइयों को, बहनों को मदद करने के लिए एमएसपी के दाम गेहूं और चावल के दुगुने कर दिए हैं। बाकी अनाज जो हैं उसको 3 गुना कर दिया है। और साथ साथ हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आपका वक्त खत्म हो गया है, रोक दें। और एक और चीज कहूंगा मैं कि गरीबी के साथ साथ जब इन 23,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी 2004 में, उसको यूपीए सरकार ने आज 70,000 रुपए बना दिया। ओके, एक मिनट। हम चाहेंगे इस पे आप वोट करें। किसानों को लेकर कहा गया समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, दुगना तिगुना किया गया। आंकड़े हमें लगता है जवाब आएंगे उससे बेहतर। उससे पहले आप कैसे आंकते हैं इनमें 10 मार्किंग में से? आप तीनों कहें तो पीछे वो नजर भी आएगा। शशि शेखर जी ने 6 दिए हैं, नलिनी सिंह जी ने 5 दिए हैं, रामकृपाल सिंह जी ने 5 दिए हैं। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इस 30 में 16 नंबर मिले हैं। 30 में 16 नंबर, 50% से ज्यादा है। जवाब महंगाई के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से कौन देंगे नकवी साहब? संबित। महत्वपूर्ण विषय है प्रसून जी की महंगाई जो होता है वो आंकड़ों का खेल नहीं होता है। क्या मेरी माँ मुझे खाना खिला पा रही है सही भाव में या नहीं, ये महंगाई का आंकड़ा होता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ये पहली बार हुआ है कि कंसेक्यूटिवली 2 सालों तक जो ग्रोथ रेट है वो 4.5 पे चल रहा है और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो लगभग डबल डिजिट टच करने वाला है, 9 के ऊपर बढ़ गया है। इकोनॉमी में कहते हैं जब इस प्रकार का आंकड़ा आता है तो रेड इंडेक्स में इकोनॉमी चली जाती है और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में इकोनॉमी रेड इंडेक्स में चली गई है। और जब इकोनॉमी रेड इंडेक्स में चली जाती है तो जनता को क्राइसिस फेस करना पड़ता है। और आज इकोनॉमिक क्राइसिस और महंगाई का क्राइसिस जनता फेस कर रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इस क्राइसिस के साथ साथ जो टर्म हम हमेशा यूज करते हैं इकोनॉमी में, जॉबलेस ग्रोथ, और इस जॉबलेस ग्रोथ के कारण एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और मुझ जैसा जो युवा है, यहां जितने युवा बैठे हुए हैं, आज वो अनएम्प्लॉयड रह रहा है। तो एक तरह से ये एक विशियस सर्कल है जहां महंगाई भी बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होने का नाम, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। टाइम एक सेकंड, किसानों के विषय में जो विषय रखा,
स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने ही लाए, ये लाए थे स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये उसे अम्मी जामा तक नहीं पहुंचा पाए। ओके 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 ओके, हमें लगता है आप इस पे इन पे महंगाई के मद्देनजर जो बीजेपी का नजरिया है उससे पे आप अपनी वोटिंग करें। ये वोट कर रहे हैं, हम 2-3 चीज बताते भी चले दर्शकों को कि पिछले 10 बरस में किसानों की खुदकुशी का जो मसला था उसके आंकड़े नहीं आए जो शायद आने चाहिए थे। वोटिंग भी साथ में हो रही है, वो आंकड़े नहीं आए। हम हर 2 सवाल के बाद जनता के पास भी जाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि हर 2 सवाल के बाद वह भी क्या सोचते हैं। 6, 5, 6 राम कृपाल सिंह जी 6, शशिशेखर जी 6, कुल मिला के ये 17 है महंगाई पर जो दोनों तरफ से विचार की स्थिति है। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा सवाल उठाएंगे जो कुल मिला के जो दोनों टीम बीजेपी 17 और टीम कांग्रेस 16, ये एक स्थिति है। हम दूसरा इशू लाएं, इससे पहले हम आपको बता दें दर्शक भी सवाल हर 2 इशू के बाद कर सकेंगे कि किनसे पूछना है, वो कैटेगरली बतलाएंगे उनका नाम कि इनसे हमें पूछना है, और उन्हीं 2 इशू पर महंगाई अपने जहन में सवाल रखिए। दूसरा इशू है करप्शन। पार्लियामेंट में ये दोनों मुद्दे बड़े गूंजते रहे और इन सब के बीच चुनाव प्रचार में ये मुद्दा सबसे ऊपर में है हर राजनीतिक दल। राशिद साहब। नदीम साहब। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम किया, और आज अगर ये जनतंत्र और लोकतंत्र है और चुनाव हो रहे हैं और ये डिबेट हो रही है, तो इस वजह से संभव हो पाया है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 1998 से लेकर 2004 तक इस देश में 6 वर्षों तक एनडीए की सरकार रही, लेकिन करप्शन जो एक इशू बना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हुई तो वो कांग्रेस पार्टी ने की, और इसलिए की कि जो आरटीआई का कानून आया जिसके चलते पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से इस देश में संभव हो पाया। लोकपाल संसद में पास हुआ है वो राहुल जी की वजह से संभव हो पाया है। हम ये समझते हैं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का 0 टॉलरेंस है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार में चाहे संतरी हो और चाहे मंत्री हो, कोई भी करप्शन करेगा वो जेल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जब सरकार रही, क्षमा कीजिएगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, उनके मंत्री थे जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, और अभी येदियुरप्पा जी का केस चल ही रहा है। तो मैं मूल सवाल जो कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई एक ऐसा माध्यम आया और लोकपाल एक ऐसा माध्यम आया जिसने पूरे देश को बदलने का काम भविष्य में करेगा और कर रहा है। आप कांग्रेस की तरफ से ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन हम सामने लाने के हमने एक औजार भी दे दिया था। इस पे हम चाहेंगे आप वोटिंग करें। और भ्रष्टाचार को लेकर जाहिर है इंतजार हो रहा है कि घोटालों की फेहरिस्त होगी सामने, या इस दौर में एक बड़ा सवाल जहन में हर किसी के है कि दरअसल कैसे रोक लगे, क्या सिस्टम ही करप्ट हो गया है, क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए उस सिस्टम को स्वीकार। हम आपकी वोटिंग पूरा दिखाते हैं। ये है वोटिंग। शशिशेखर जी ने 5 दिए हैं अंक, नलिनी सिंह जी ने 4, बहुत नीचे किया है इन्होंने रेटिंग। रामकृपाल जी ने 6 दिए हैं, सबको जोड़ लेके 15, 50% के हिस्से में ये चीजें कह सकते हैं क्यों दिए नीचे। ये हमको लगता है आएगा मौका, हम हर सवाल को उसके बाद हम मौका देंगे। इससे पहले हम बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार के मद्देनजर कैप्टन अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के अंदर इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की कोशिश की है। वास्तविकता ये है कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो एक परिवारवाद का दिया है, और परिवारवाद ही देश की राजनीति में भ्रष्टाचार का मूल कारण बना है। और भ्रष्टाचार की गंगोत्री उनके प्रमुख परिवार से शुरू होकर के राज्यों के अंदर जो परिवारों की सरकारें हैं वो उससे वहां तक बहती है। नदियां नाले कांग्रेस पार्टी के नीचे तक जो है ब्लॉक करके लोग जो है भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। क्या उस इंस्टीट्यूशन के नाम पर हम भूल जाएं कि इस देश ने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का 1,76,000 करोड़ रुपए का, कोलगेट का 1,86,000 करोड़ रुपए का, कॉमनवेल्थ गेम्स का 76,000 करोड़ रुपए का, रेल गेट स्कैम है, और यहां तक कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जो है पूरा का पूरा पूरे देश ने देखा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या दुनिया के कोई भी ऐसे संस्थान हो जो किसी भी देश की भ्रष्टाचार या ईमानदारी के आंकड़े के ऊपर अपना निर्णय देते हो, भारत विश्व के सबसे न्यूनतम स्तर पर ला करके खड़ा किया है। जी आपका वक्त खत्म। थोड़ा सा अंतर है जी, थोड़ा सा अंतर है, अनफेयर क्यों है? नहीं, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आप नंबर दें, हम ये चाहेंगे इस बीच में आपके आरोप लगाएंगे। कोई 2 सवाल लेंगे हम, चूंकि एक इधर से और एक
कारगिल के ताबूतों का घोटाला क्यों भूल गए आप? भूल गए, चौहान साहब का नहीं बोला, वीरभद्र साहब का नहीं बोला, शिवराज सिंह जी का बोलिए, व्यापम घोटाला। हम आपसे सवाल बैठ जाइए, बैठ जाइए। कितना भ्रष्टाचार बात बीजेपी व्यापम का घोटाला, एक व्यापम का घोटाला, शिवराज सिंह जी व्यापम का घोटाला और 6, 12, 5, 17 और 15। हालांकि मार्जिन बड़ा कम जा रहा है, जो दोनों को अगर मिला दीजिए तो देखिए 34 कुल है बीजेपी की टीम के और कांग्रेस के 30 है। इस देश में जिसको लेकर लगातार बहस हुई थी, जिस वक्त ये भी कहा गया था कि कौन किसे किस रूप में वोट देगा, हम अब जरा सा चूंकि सबसे पहले बोलने का हिस्सा यहां पर आया था, इस बार बोलने की स्थिति को हम पलट रहे तीसरे और चौथे सवाल में। पहले बोलेंगे बीजेपी के लोग इसमें, और इशू है सांप्रदायिकता। आपकी तरफ से कौन कहेंगे सांप्रदायिकता पर? मेरे पास फैक्चुअली कुछ चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इंटरवीन किया है सांप्रदायिकता के जो राइट्स हुए उसके ऊपर। पहली बार इंटरवीन किया 26 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी गवर्नमेंट फेल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल इन मुजफ्फरनगर। ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के लिए बोला है कि आप फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं कर पाए आम आदमी का, जो जिन लोगों की जानें गई, 40 लोगों की जान चली गई, और लगभग उस रॉयट्स में हजारों लोग, 40,000 लोग बेघर हुए। मुलायम सिंह 6 अप्रैल को कल पहली बार 6 महीने के बाद, दंगों के बाद, कल इलेक्शन रैली को संबोधित करने पहली बार गए हैं, उससे पहले गए तक नहीं। अभी 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के राइट मुजफ्फरनगर 6 महीने तक नहीं गए, राइट के बाद कल पहली बार गए मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित करने, उससे पहले गए ही नहीं, लोगों का हाल तक पूछने नहीं गए अपनी स्टेट में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के नाम हमें लगता है वो जजेस बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट देता है, एप्रिशिएट करता है विजेंद्र गुप्ता जी। टाइम आउट सर, विजेंद्र जी समय हो गया, समय हो गया। बात चाह रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। सामने कांग्रेस बैठी हुई है और आपको समझना है कहाँ टारगेट करना है। कल युवराज ने बहुत बॉल खेल ली, रन नहीं बनाया, ऐसी स्थिति आती है, लेकिन आपको लगता है कि आप इस पर अपने सांप्रदायिकता कई मायनों में देश की राजनीति का एक ऐसा ज्यादा बन चुका है, उस बिसात पर बार बार इस नाम को उछाला जाता है। और देश आज से नहीं, महात्मा गांधी ने भी शुरुआत में जिक्र किया था, कम से कम इस लकीर पर देश को ना बांटिए। हम इसको स्कोर दे दिए गए हैं, इसे हम दिखाते हैं स्क्रीन पर। तीन 4-4-4-4-8 3 11 मिला दिया जाए तो ये 11 मार्क्स मिले हैं 30 में सांप्रदायिकता के सवाल पे। राशिद जी साहब, आपकी तरफ से कौन शख्स बोलेंगे सांप्रदायिकता के मद्देनजर? मैडम जी, शोभा। मुजफ्फरनगर दंगों की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगों में किसका रोल था? अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या रोल था? राणा जो विधायक है, उनका क्या रोल था? क्या एनएसए भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों पे मुजफ्फरनगर राइट्स में नहीं लगी? क्या मोदी की रैली में देखिए, बोलने का मौका दीजिए, आप लोग कृपया करके सुनने का धैर्य रखिए। क्या मोदी की रैली में इन 2 विधायकों का सम्मान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काए थे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सांप्रदायिकता का पर्याय है इस देश में। आरएसएस और अमित शाह ने अभी कल परसों जो बयान दिया, क्या वो सांप्रदायिक बयान नहीं था? क्या वसुंधरा राजे ने जो बयान दिया कि टुकड़े कर देंगे, क्या वो सांप्रदायिक नहीं था? आरएसएस और बीजेपी की सांप्रदायिक जड़ें हैं और इस देश को सांप्रदायिकता के नाम पे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, तमाम इनकी सहयोगी दलों ने बार बार तोड़ा है। जाति धर्म के नाम की राजनीति इस देश में खेली है। क्या गुजरात के दंगे किसी से छुपे हुए हैं? क्या बाबरी मस्जिद ढहाने की विचारधारा सांप्रदायिक नहीं थी?
सुनने का धैर्य रखें, मेरा समय ना कपड़ा खराब करें। तो इस तरह से किसी समय खराब किया आप लोगों ने हमारे। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा या चिंता मुझे लगता है उसमें भी आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप इस पर वोटिंग करते हैं, सांप्रदायिक खराब किए गए 4, 5, 4, 13, 11 और 13 सांप्रदायिक कुल मिला के जो स्थिति बन रही है उसमें बीजेपी टीम 45 अंकों के साथ है, बहुत मार्जिन कम है। चौथा मुद्दा देखो, हम जनता के पास आएंगे, हम बता दें कि दो मुद्दे हम जोड़ रहे थे। ये मुद्दा उसके आगे का मुद्दा है, क्योंकि देश में चुनाव हो रहे हैं। सांप्रदायिकता एक ऐसा इशू है जो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक लकीर खींचता है। समाज में बड़ा ताना बाना भारतीय समाज का बहुत जबरदस्त बना हुआ है। इसमें एक शब्द आते ही अचानक धड़कनें बढ़ जाती हैं इस देश की, और वो शब्द है मुस्लिम वोट। कौन कहेंगे मुस्लिम वोट? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये चुनाव जो इस बार का चुनाव है, वो चुनाव न तो सांप्रदायिकता पे हो रहा है न धर्मनिरपेक्षता पे हो रहा है। बहुत पानी बह चुका सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। आज देश के लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे और भी समाज के लोग हो, वो तरक्की चाहते हैं, वो सम्मान चाहते हैं, वो सुरक्षा चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम लोगों के तरक्की, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है, और ये चुनाव उस मुद्दे पर हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज की कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जो सेकुलरिज्म है वो उस पर कोई उसका पेटेंट हो गया है। अरे भैया, सेकुलरिज्म इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है, बहुसंख्यकों की वजह से वो सेकुलरिज्म है। इसमें कोई मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं है। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक दोनों सेकुलरिज्म में रमे हैं, बसे हैं। इसलिए कांग्रेस का इसमें कोई न तो मेहरबानी है और न इसे कांग्रेस का कुछ बहुत बड़ा जो है वो सेकुलरिज्म का चैंपियन है। एक चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, आज जो है वो मुस्लिम वोटों के नाम पर देखिए, कप्तान है, आप इस पे अंक दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज के भीतर कई चीजें आती हैं। गालिब ने तो बनारस को लेकर काबा कहा था मंदिर का, और कबीर ने कहीं चिताया था उस धर्म को लेकर। तो ये भारतीय मिजाज है। इसमें क्या नंबर है? शेखर जी ने 6, नलिनी सिंह 7, राम कृपाल जी 6। कप्तान की पारी है, और कप्तान की पारी स्वीकारी गई है। 19 अंक बीजेपी को मिले हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति, देखिए, मैं कहूंगा कि सेकुलरिज्म इस देश का संविधान सेकुलर संविधान है। देश जब आजाद हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक स्टेट हैं। उस वक्त इस मुल्क के अंदर हिंदू लीडरशिप थी, मुसलमान लीडरशिप नहीं थी। इसके बावजूद उस लीडरशिप ने कहा कि ये देश सेकुलर रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये देश सेकुलर इस देश के हिंदू की वजह से है, चूंकि वो मेजॉरिटी के अंदर है। लेकिन आप लोग सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं। मैं बहुत अदब से पूछता हूँ, जब हिंदू और मुसलमान में कोई तमीज नहीं है, पार्लियामेंट में कितने टिकट दिए आपने मुसलमानों को? असेंबलीज के अंदर कितने टिकट दिए आपने मुसलमानों को? अगर वो तमीज नहीं है हिंदू मुसलमान की, तो आप हिंदू मुसलमान की तमीज क्यों करते हैं? जो बयान मुजफ्फरनगर के अंदर बोला गया, जो बयान जयपुर के अंदर वसुंधरा जी ने बोला, क्या ये जस्टिफाई करता? ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। जो सहारनपुर में बोला, हम उसे कंडम करते हैं, हम उसे कंडम करते हैं। लेकिन ये भाजपा का फांसीवाद है। दंगे के बाद, मुजफ्फरपुर दंगे के बाद वहाँ फसल काटने के लिए आप लोग गए थे। नहीं तो आपने तो दंगे कराए थे। नलिनी सिंह जी, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात का जिक्र लगातार। और सम्मान किया उन लोगों का जिनको बताया, दरअसल जिस समय विभाजन हुआ था उस समय हम दोषी हैं, हम आरोपी हैं, नहीं रह गए। और आपने तो कलाम आजाद को अभी तक माने ही नहीं। कहा गया था कि देश को पार्टियां कहीं ना कहीं, क्यों नहीं? और उन्हें रामपुर से टिकट दिया गया था। ये बड़ा हंगामा था। 7, 5, 6, 6, 5, 11, 7, 18 अंक
टीम कांग्रेस के, और इसको अगर सबको मिला दिया जाए तो 64 और 61, बीजेपी 64 है और कांग्रेस 61। दरअसल इस बात का जिक्र बार बार होता है कि किन मुद्दों के आश्रय इस देश में सियासत कहीं ज्यादा पैनी हो गई है, और हम इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे थे क्योंकि सांप्रदायिकता और मुस्लिम वोट के मद्देनजर इस देश के भीतर बार बार कहीं लकीर खींच गई है। क्या 2014 इससे बचेगा? और कहीं स्थिति, क्योंकि बार बार एक जिक्र निकल कर आया है, इस बार सबसे ज्यादा वोटर कौन है? युवा है। युवा वोटरों की तादाद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक साथ 11 करोड़ बेरोजगारी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2009 में जो सत्ता में पार्टी आई थी कांग्रेस, उसको कुल वोट 11.5 करोड़ मिले थे, और इस बार 11 करोड़ बिल्कुल नए युवा वोटर शरीक हो गए। इसलिए अब सवाल है बेरोजगारी का। बेरोजगारी पर आपकी तरफ से कौन कहेंगे? पुरी साहब बोलेंगे हमारी तरफ। देखिए, आजादी के बाद से देश में जो फैलाव था वो पूरी देश की जनता से छिपी नहीं थी। कांग्रेस की जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब शासन आया, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो हर सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो रोडवेज का हो, इतना बड़ा उन्होंने संसाधन इस देश को दिया जिससे देश खड़ा हुआ, और तमाम भारत के युवाओं को संसाधन में उनको काम मिला। धीरे धीरे चलते आज मौजूदा यूपीए की जो गवर्नमेंट है, हमने मनरेगा दिया, ग्रामीण रोजगार योजना दिया, आईटी सेक्टर में राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर की लेकर आए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम देशों में घूम घूम कर गली कस्बे में कहा करते थे कि बेरोजगारी आ जाएगी, इससे हमारे देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी भुखमरी आ जाएगी। लेकिन राजीव गांधी जी जब ये आज कंप्यूटर का युग लाए, तो आज आईटी सेक्टर भारत से निकलकर आज अमेरिका भी पहुंच हो गया। ये है आपका बताया हुआ, आप इसमें हमारे मैनिफेस्टो में हम 10 करोड़ रोजगार देने की पॉइंट है, आप इस पे नंबरिंग दीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिस बात का देखिए आप जिक्र कर रहे थे। इस देश में तो आजादी के बाद और उसके बाद पहले 10 बरस में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा महत्व, सब्सिडी जो है जीडीपी का 60% हो गई है, एग्रीकल्चर 19% हो गया है। 2 रुपये तनख्वाह भी एग्जैक्टली देश में प्रोडक्शन किस रूप में करेंगे, सवाल आएंगे। जो अंक निकल कर आए हैं उसमें 14 अंक हैं कुल मिला के बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी पर ये सवाल हम कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों टीमों का दिखाएंगे। आपकी तरफ से चौरसिया जी राय। देखिए, हमने एक करके दिखाया, जब अटल जी की सरकार बनी थी तो हमने कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। हमने 1.21 पर यह रोजगार देकर के दिखाया। कांग्रेस ने कहा था 1 करोड़ देंगे, इन्होंने 22 लाख दिया 1 साल में। आज का पूरा युवा रोजगार चाहता है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में रहेगा तो आप रोजगार कहां से सृजन करेंगे? इसीलिए युवाओं को आज विश्वास हो गया है कि जिस तरह से आपको मालूम होना चाहिए पूरे देश में एक्सपोर्ट का 17% सिर्फ गुजरात एक्सपोर्ट का करता है, पूरे देश का जो है, तो उससे रोजगार सृजन होता है। अगर इंडस्ट्री आप नहीं लगाएंगे तो रोजगार नहीं होगा और सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो आज जो 11 करोड़ युवाओं की बात कर रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो चाहते हैं हमें रोजगार मिले, हमें अच्छी नौकरी मिले, और वो सिर्फ विश्वास करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है, मध्य प्रदेश में हमने किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए विश्वास युवाओं में भी बढ़ा है और देश की जनता में भी। आप देख लीजिए, पहली बार देश की जनता ने, सुन लीजिए, पहली बार देश की जनता ने अपना पीएम कैंडिडेट मान चुका है, पहली बार मान लिया है, तो इसी का प्रमाण है। बेरोजगारी पर सवाल जो था ये वाकई प्रणब मुखर्जी ने 1 करोड़ का जिक्र किया था पहली बार बजट के समय। एनडीए ने इतने रोजगार दे दिए कि युवाओं ने सोचा एनडीए को ही हटा दो, इंडिया शाइनिंग को ही हटा दो, इतने रोजगार दे दिए। और सब मिला देते हैं, चूंकि हम लोग एक बीच में पहुंचे हैं, 5 सवाल हमारे पूरे हुए हैं, 17, और इन सबको अगर मिला दिया जाए जो खासतौर से महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, मुस्लिम वोट और बेरोजगारी, 21 अंक हैं बीजेपी टीम के और 75 अंक हैं कांग्रेस के। हम ब्रेक ले उससे पहले एक कमेंट, नलिनी जी एक कमेंट आपसे चाहेंगे। जो इशू इस देश के सामने है, क्या वो इशू वोट में तब्दील होते हैं? आपको ऐसा लगता है? यानी वोटर के दिमाग में वो मुद्दा रहता है या पार्टी रहती है?
मुझे लगता है कि वोटर के दिमाग में जाति रहती है और पार्टी भी रहती है और मुद्दे भी रहते हैं। ये एक किस्म से सब सम्मिश्रण है इस चीज़ का। लेकिन प्रसून अगर इजाज़त दे एक छोटी सी चीज़ के क्यों जब नदीम जी यहाँ बहुत अच्छा बोले कांग्रेस के या पुरी जी बोले तो उनको मार्क्स कम क्यों दिए? क्योंकि जो होना चाहिए नहीं, जो सब्सटेंस होना चाहिए सब्सटेंस नहीं है, वक्ता अच्छे हैं लेकिन अगर उसमें चीज़ नहीं है तो फिर कैसे दें? एक कमेंट खाली चाहेंगे शशिशेखर जी, क्या इस देश के भीतर पार्लियामेंट के भीतर जो बहस होती है वो लोगों को प्रभावित कर पाती है? इस देश के पार्लियामेंट की सबसे बड़ी आयरनी है कि वहाँ बहस होती ही नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के सारे मुद्दे उठाकर देखिए तो वहाँ आज तक गरीबी पर, भूख पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, मानवीय सामाजिक निर्माण पर कितनी गंभीर बहसें हुई हैं। और मुझ जैसे लोगों को बड़ी निराशा होती है जब मैं लोकसभा या राज्यसभा टीवी खोलता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे सुनने लायक कोई भाषण नहीं है। तो ये एक आयरनी है। ये सच है। रामकृपाल जी, क्या इस देश में जो व्यवस्था की गई लाइव टेलीकास्ट की कि पार्लियामेंट देख लीजिए लाइव, ये एक ट्रांसपेरेंट स्थिति लाने वाली परिस्थिति थी या इस देश को इस बात से ज्ञान कराने की परिस्थितियां थी कि देखिए देश ऐसे चल रहा है? क्या कहना चाहिए? देखिए, ये था कि जो कुछ पहले हम किताबों में पढ़ते थे और सिर्फ साक्षर ही उसको जान सकता था, आज टेलीविजन या मीडिया ने ये कर दिया है कि निरक्षर भी देखता है कि इस मुल्क में नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उसका असर वोट देते समय इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब लोग देखने लगे हैं, इसीलिए लोग, मैं आपको बता दूं कि जैसा शशि जी कह रहे थे, 1975 में जयप्रकाश जी के मूवमेंट में ये नारा लगता था, यह सब अब ना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं। और जो लोग ये नारा लगा रहे थे 75 से लेकर के 2014 तक, उन्होंने पार्लियामेंट में आर्थिक मुद्दों पर बहस नहीं होने दी।